नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन में एक क्वेश्चन है डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चन भाई एक बार पूछा है, तो सबसे पहले समझेंगे डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है और डिफिसिट फाइनेंसिंग का क्या उद्देश्य है। डिफिसिट फाइनेंसिंग किसी भी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है और डिफिसिट फाइनेंसिंग के क्या कारण होते हैं। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली देखिए, शाब्दिक भाषा में डिफिसिट फाइनेंस जिसको बोलते हैं, ऐसे कहते हैं घाटे का वित्त कहते हैं, या कहीं कहीं के घाटे का बजट भी आपको देखने को मिलता है। दोनों तरह की चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसे सामान्य भाषा में समझे, जब किसी सरकार में जो खर्च जो करती है उनकी आमदनी से अधिक हो, तो उसे हम लोग डिफिसिट कहते हैं, है ना। यहाँ पे डिफिसिट कहते हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं, या तो इस तरह का जो घाटे का जो वित्त है, घाटे का जो बजट है, तब पेश किया जाता है जब देश में युद्ध चल रही होती है और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए घाटे का बजट हमको पेश किया जाता है। या दूसरा कारण होता है कि अगर अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में है या रिसेशन है। रिसेशन का मतलब है कि लगातार 2 तिमाही तक अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है निगेटिव है, तो उससे हम लोग रिसेशन कहते हैं, जैसे कि 2007-08 में आपका हुआ था। और एक होता है ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 की बात करते हैं, जहाँ पर 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर लगातार जो है इस जो हमारा जीडीपी घटते ही चला जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को ठीक मतलब लागू करने के बाद भी एक किसी तरह का ये निकल के बाहर नहीं आती है, तो वैसी स्थिति को डिप्रेशंस कहते हैं। और जब हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं, तो उसी वक्त उस समय जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस समय जो केन्स नाम सुने हैं, जॉन मेयार्ड केन्स, जिनकी पुस्तक आई थी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो बात करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में अगर रिसेशन हो, अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन हो, तो सरकार को जो है घाटे के बजट पेश करना चाहिए, डिफिसिट फाइनेंसिंग का टूल अपनाया जाना चाहिए। डैट मीन को सरकार को अधिक खर्च करना चाहिए। तो सरकार को अधिक खर्च करने से क्या होता है कि हमारी जो इनकम है अर्थव्यवस्था में, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ती है। बाद के लोगों ने जैसे हैरोडोमर मॉडल पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो ना सिर्फ हमारा इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना, बल्कि हमारा कैपेसिटी बढ़ता है, हमारा सप्लाई भी बढ़ता है, और इस तरीके से लॉन्ग रन में हम लोग जो है स्टडी ग्रोथ की ओर जाते हैं। इस तरह की बात की गई थी। लेकिन सवाल है कि हम हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, खासकर भारत है, उसमें डिफिसिट फाइनेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके अलावा जो है एक तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग टूल का उपयोग किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब से हेल्थ है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इसके अलावा जो है डैम है, पुल है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ही आता है। तो इसको अगर हम विकास करते हैं, सरकार अगर लोन लेती है, सरकार अगर आरबीआई से लोन लेती है, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करवाती है, अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट कराती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का जब देश में विकास होता है, जिससे देश में रोजगार भी आपको बढ़ता है। देखिए, जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। इस तरह के और कौन लॉ पढ़ते हैं, तो जीडीपी बढ़ने से, यानी कि जब किसी देश का जीडीपी बढ़ता है तो हमारे यहाँ आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, डैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मेन उद्देश्य होता है कि देश में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करना, देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाना। इस तरह की जिस तरह से कोविड-19 में भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से आपका सरकार जो है, सरकार के पास आमदनी कम थी, लेकिन जो है किसी को 500 रुपया, या किसी को अनाज दे के सरकार जो है मार्केट में डिमांड बनाए रखना चाहती थी, जनकी यद्यपि उनकी आमदनी कम थी। देखिए, अगर मार्केट में अगर एग्रीगेट डिमांड कम जाता है तो उससे रिसेशन जैसे हालात पैदा होते हैं और हमारा लगातार ग्रोथ नेगेटिव रहा, देखे होंगे हर समय न्यूज़ में आता था। तो हमारे रिसेशन डिप्रेशन में न चला जाए, इस तरह से बचाने के लिए हम लोग डिफिसिट फाइनेंसिंग टूल का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग कुछ और बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का रोड का जो जाल बिछता है, अगर सरकार कर्ज लेती है, देख रहे हैं इस तरह का रोड का जाल अगर पटना में है,
तो कितने ना जाने ओवर ब्रिज आपको बना है, जिससे हमारे पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा हुआ। अगर दिल्ली की ओर जाते हैं, मुंबई की ओर जाते हैं, तो या फिर देखिए गंगा ब्रिज इस तरीके से बना है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा सरकार की आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, इस तरह की काम कर रही है। तो इस तरह के काम करने से हमारा जो स्टेट है, हमारा देश है, उसकी जीडीपी बढ़ती है और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। इस तरह से देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछ गया है। आज से कुछ समय पहले, 20 साल पहले की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा एक समस्या हुआ करता था, लेकिन आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछ गया है। देखिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार अगर एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी का विकास कर रही है तो उससे पंखा का डिमांड बढ़ेगा, उसे एसी का डिमांड बढ़ा, उसे कूलर का डिमांड बढ़ा। सरकार इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी शुरू में, याद रखिए सरकार ने ओनली इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया बहुत सारे जगहों पर, लेकिन पंखा फ्री नहीं मिला, कुछ कुछ जगह बॉल वगैरह मिला। लेकिन देख रहे होंगे आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से कूलर का डिमांड, इवन एयर कंडीशन का डिमांड आपका बढ़ा है, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में आपको इनकम होता है। डैट मीन्स कि अगर हम सरकार लोन लेती है और लोन लेकर अगर प्रोडक्टिव काम पे खर्च करती है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और याद रखिए इन्वेस्टमेंट अगर सरकार करती है तो उससे ना सिर्फ हमारा इनकम बढ़ती है बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। डैट मीन डिमांड सप्लाई हमारे यहाँ दोनों तरह की अर्थव्यवस्था में बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब देखिए ये है आपका विश्वविद्यालय। न जाने कितने विश्वविद्यालय हाल फिलहाल के वर्षों में बिहार में बना है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है एकदम छा गया। हर राज्य में एक होना चाहिए। किसी किसी राज्य में पहले से था, किसी किसी राज्य में दो दो विश्वविद्यालय मिला। हमारे बिहार में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी शौद विहार मोतिहारी में आपका जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका। और भी चंद्रगुप्त मौर्य संस्थान खुला। इसके अलावा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है, आईएम है, निफ्ट है। इस तरह का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। हालांकि इसमें से सरकार ने कुछ कर्ज भी ली है, लेकिन अच्छी काम की है। इससे क्या हुआ कि जब हमारा हॉस्पिटल बन रहे हैं, अभी देखिए हमारे पीएमसीएच का लगातार पूरे विश्व में सबसे बड़ी हॉस्पिटल लाने की कवायद चल रही है। इससे हमारे यहाँ हर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मजदूरों को डेली आपको काम मिल रहा है। क्लियर है। और देखिए इस तरह का देख रहे हैं कि पुल का, रोड का विकास है, किस तरीके अथवा हॉस्पिटल का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था की है बड़े पैमाने पर। एम्स है या फिर बहुत सारे जो जिला में जो हॉस्पिटल उसको भी सुधार किया जा रहा है, जिससे आपका जो है बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ने की संभावना है। ये भी देखते होंगे, इसका कंसेप्ट बहुत अभी आपका जो है हाल फिलहाल में जो देख रहे हैं आपका, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर पार्क कहते हैं। जैसे पार्क होता है ना, वाटर पार्क है, अलग अलग तरह का वाटर में आप नहाने का आपको मज़ा मिलता है। और इससे भी देश में यानी कि एक्टिविटी बढ़ाना है। बेसिकली डिपॉजिट फाइनेंसिंग काम होता है कि एक्टिविटी बढ़ाना। सरकार अपने खर्च पे बहुत सारे ज़िला में इस तरह की पार्क की व्यवस्था की है। देखिए पार्क की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, एयरपोर्ट बहुत सारे बनाए गए। जैसे सिर्फ पटना में एयरपोर्ट हुआ करता था, आज के डेट में दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हुआ, उसके पहले गया में एयरपोर्ट शुरू हुआ, अभी पूर्णिया में बनाया जाना है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और राजगीर में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है अब बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है इसमें बिलीव कर रही है कि अगर हम इस तरह का खर्च करेंगे देश में रोजगार आपको बढ़ेगा। देख रहे हैं आपको रेलवे का जाल बिछ गया। इस तरह से जो समस्याएं होती थी भीड़ भाड़ का, मेट्रो का विकास हो रहा है, उससे भी हमारा क्या है, हमारे देश में रोजगार बढ़ने की संभावना है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मोटा मोटी इस तरह से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग है उसका मुख्य काम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने में, देश को रोजगार बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था में एक विश्वास पैदा करने के लिए लिया जाता है। और केन्स ने इसकी बड़ा ज़बरदस्त वकालत की थी। तो अब डिफिसिट फाइनेंसिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग और आगे की ओर बात करते हैं। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। बेसिकली देखिए जो हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग इज ए बजटरी सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू। जो हमारा सरकार की आमदनी है, जो हमारी सरकार की आमदनी है उससे सरकार अधिक खर्च करती है, लेकिन खर्च करने वाला जगह कहाँ होना चाहिए,
तो मैंने अभी बहुत सारा चीज़ बताया। देखिए दोनों भाषा में लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है कि डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या क्या समझते हैं और डिफिसिट फाइनेंसिंग के क्या कारण है, या डिफिसिट फाइनेंसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और डेवलपिंग कंट्री में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों भाषा में आपको लिखा हुआ है। नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, इससे आपको नोट्स बनाने में क्या होगा, काफ़ी आपको आसानी होगा। दोनों तरह का PDF हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में क्लास के बाद। उसके बाद देखिए इस व्यक्ति का पहचानते होंगे, ये को मैंने बताया है, यह है जॉन मेयार्ड केन्स। जॉन मेयार्ड केन्स कहते हैं कि व्हेन इकोनॉमी हैज हाई एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज क्रिएट्स ए मार्केट फॉर बिजनेस आउटपुट। यदि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तो सरकार अगर इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ तक केन्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो रोड तोड़वा दीजिए, फिर से रोड बनाइए। देखिए अर्थव्यवस्था में अगर लोगों को रोजगार मिलता है तो अर्थव्यवस्था में शांति होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका परिवार है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, पाँचों लोग काम करने वाले हैं तो देखो उसमें शांति बना रहता है ना, थोड़ा शांति। नहीं तो अगर एक कमाने वाला 5 खाने वाला किस तरह झगड़ा होता है। तो उसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में शांति के लिए, पीस एंड हार्मोनी के लिए रोजगार का होना जरूरी है। देखिए उसके बाद ऑर्कुन लॉ, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्कुन लॉ इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ऑर्कुन लॉ क्या कहता है, समझिए इसको ऐसे एक लाइन समझिए। ऑर्कुन लॉ कहता है कि देश का GDP बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। समझ गए, देश का GDP बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझिए ऑर्कुन लॉ ओरिजिनली स्टेटमेंट लॉ एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस एज 1% पॉइंट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट for every 3 percentage point decrease in GDP from the long run level। ठीक है, देखिए अगर इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट है इकोनॉमी एक्सपीरियंस 1% पॉइंट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना, अनएम्प्लॉय बेरोजगारी बढ़ती है। एवरी 3 परसेंटेज पॉइंट डिक्रीज GDP, तो इससे क्या होगा, 3% GDP हमारा घटेगा। ठीक है, उसी के उल्टा यदि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमारा GDP अगर बढ़ता है, GDP बढ़ता है तो हमारा उसी तरीके से रोजगार आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन GDP फ्रॉम इट्स लॉन्ग रन लेवल इज एसोसिएटेड 1% पॉइंट डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 3% GDP बढ़ता है तो 1% अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आपका घटेगा। क्लियर, मैंने इस बस एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास किया है कि GDP अगर बढ़ेगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। क्लियर, क्योंकि आपका जो है देख रहे हैं एक क्वांटिटी चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट और क्वांटिटी चेंज इन GDP। देख रहे हैं GDP हमारा बढ़ेगा, देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बस समझने का प्रयास कीजिए। GDP बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, घटेगा। ऑर्कुन लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी आपको डाल दीजिए कि जो बात आपका केन्स ने कहा था उसको ऑर्कुन साहब ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से अब आप लोग आते हैं कि डिफिसिट फाइनेंसिंग से ना सिर्फ अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती है बल्कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों पे इम्पेसिस करती है और लॉन्ग रन में बड़े पैमाने पर ये आपका जो विकास का काम करती है। क्लियर है, तो हम आपको ले चलते हैं कि हम इसका क्या कारण है, कि इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और इसका एक और से अलग से PDF में आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ कि डिफिसिट फाइनेंसिंग से क्या समझते हैं और डिफिसिट फाइनेंसिंग के क्या कारण है ना। या फिर एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या अधिक बढ़ती है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम सरकार को क्या होता है, उनकी जो ज़रूरतें होती है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खाने का, पीने का, इवन रहने का, सरकार को व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए भी डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है, जिसे हम लोग कर्ज लेते हैं। कंटिन्यू इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर विकास चाहते हैं, तो उससे भी हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीसरा है इंक्रीज इन सब्सिडीज एंड पेंशन, सरकार का सब्सिडी और पेंशन बढ़ा रही है। देख रहे हैं लगातार सरकार बहुत सारे क्षेत्र में
सिलेंडर में या फिर पेंशन वगैरह में लगातार कम रही है, इस पे खर्चे कमा रही है। पहले के वर्षों में सरकार अगर कोई सरकारी नौकरी करते थे तो उन्हें पेंशन स्कीम मिलता था, बहुत सारे राज्य सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया है। केंद्र सरकार पहले ही ख़त्म की है, कुछ राज्य सरकार चला भी रही है, कुछ राज्य सरकार उसको पुनः शुरू करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सोशल वेलफेयर में ही आता है। कंटिन्यू राइज इन अर्बनाइजेशन, लगातार हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको शहरी क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं, वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होता है, उसके कारण भी हमारा खर्च बढ़ता है, हमारे ऊपर कर्ज आपका बढ़ता है। मोर इम्पोर्टेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट, सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल देती है तो फंड नहीं है, उसके लिए भी सरकार कर्ज लेके क्या करती है, आपका इसका विकास कर रही है। लगातार इसके पहल इस क्षेत्र में भारत सरकार काम कर रही है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज़, जो हमारा नेचुरल कैलमिटी है, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर भी सरकार बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। इंक्रीज मैन मेड डिजास्टर्स, मोर ऑफ पॉपुलिस्ट प्रोग्राम, यानी कि सरकार के जो हमारी बहुत अधिक जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पर बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। क्लियर है? इस तरीके से आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के लिए भी सरकार बड़े पैमाने पे खर्च करती है। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ मैं बस आपको बता दूंगा कि ये जो हमारा रोल क्या है, क्या रोल है आपका जो है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ दी आपका जो है डिफिसिट फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्री। लिख लीजिए, 5-7 पॉइंट लिखा देते हैं, लिखिए। रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन डेवलपिंग कंट्री, रोल ऑफ deficit finance in developing country। क्या इनकी भूमिका होती है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इसकी भूमिका क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहला जो भूमिका है, इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट। पहला लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है रिड्यूस इन रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। जैसे देखते होंगे कि कोई राज्य विकसित है और कोई राज्य विकसित नहीं है, तो जो राज्य विकसित नहीं है उसको लिए विशेष फंड सरकार देती है ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए। ठीक है? और तीसरा लिखिए, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इन इक्वालिटी, आय की असमानताओं में कम करना। ये कैसे होगा? तो देखते होंगे, एक इसको करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं उसको सब्सिडी दे रही है ना? क्या करती है? सब्सिडी दे रही है। और सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है तो सरकार उधार लेती है, क्योंकि इसको मुख्य धारा में लाना है। स्कॉलरशिप देना, बच्चों को फ्री में पढ़ाई देना, गरीब बच्चों को रहने खाने का सुविधा देना, इसमें बड़े पैमाने फंड की ज़रूरत होती है। ठीक है? 3 हो गया, 3 हो गया। 4th नंबर लिखिए, 4th नंबर लिखिए, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, नए नए हॉस्पिटल बनाना। जैसे आयुष्मान योजना के तहत देखते होंगे सरकार फंड देती है,
बहुत सारा टीकाकरण आपको फ्री फंड में मिलता है। क्लियर है। दूसरी बात लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाइए, 5 नंबर, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश की प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, देश की प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट आप दे लीजिएगा, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। लिखिए, यातायात सुविधाओं का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप देख रहे होंगे, इस पर सबसे अधिक मैंने जोर दिया था। सरकार जो है रोड, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में हो तो एयरपोर्ट या मेट्रो का विकास, या रेल का विकास, एयरपोर्ट का विकास, पोर्ट का विकास, बंदरगाह का विकास लगातार किया जा रहा है। इसकी विकास भी चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्री में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इन सभी चीज़ों का विकास होता है तो मार्केट साइज का विकास होता है। जो किसान होते हैं या जो लोग होते हैं उनके द्वारा वस्तुएं की जो उत्पादन होती है उसका सही मूल्य मिलता है, मार्केट का एक्सपेंशंस होता है, और इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको सही में जो उनका रेनोमरेशंस मिलना चाहिए वो आपको मिल पाता है। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब संचार व्यवस्था। एवं लास्ट में लिखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी या इम्प्रूवमेंट इन एनर्जीज देख रहे होंगे। और साथ ही साथ इस सबसे लास्ट में जोड़ दीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारी यानी कि पर्यावरण सुरक्षा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार को फंड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए घाटे की वित्त यानी कि जो पेश किया जाता है, घाटे के बजट पेश किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन में कि डिफिसिट फाइनेंसिंग जो आपका है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। कह सकते हैं कि आपका जो है जिस तरीके से 1929 में डिफिसिट फाइनेंसिंग ने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन को बाहर निकालने में बड़ी मदद की, 2008-9 में जो ग्रेट रिसेशन था उससे बाहर निकलने में मदद की, कोविड-19 में ये टूल काफ़ी मदद की। इस तरीके से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए, क्वेश्चन आज का है, आप इसको लिख के दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, डिफिसिट फाइनेंसिंग से आप क्या समझते हैं, घाटे के वित्त से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे के वित्त के कारणों का वर्णन करें। या दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे के वित्त से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। डिफिसिट फाइनेंसिंग को भारत जैसे विकासशील देशों के विकास में की भूमिका पर चर्चा करें। ये दोनों क्वेश्चंस में आप ये PDF से आपका हो जाएगा, ये आपके पास जो पहले मैंने भेजा स्टडी मटेरियल उससे भी करके इसको आपको 500 वर्ड में लिखिएगा, और जो ग्रुप है आप इसमें भेज दीजिएगा। 500 वर्ड्स में लिखना है इसके ग्रुप में आपको। देखिए आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, जितना अधिक आंसर लिखिएगा उतना ही कन्फ्यूजन आपको लगता है कि क्या है चीज़ है, तो जैसे जैसे आंसर लिखिएगा आपका आंसर लिखाते चला जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्लासेस के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।